Hello students, welcome to Flipped Academy. My name is Avika and I am your science teacher. As we know, we had started our first chapter, crop production and management from NCERT. This is the chapter 1 of NCERT class 8. First, हमने अभी तक जो डिस्कस किया है, मैं आज एक छोटा सा क्विक रिव्यू देती हूँ कि जो जो हमने अभी तक कर लिया है, दैट इज इन क्रॉप प्रोडक्शन मैनेजमेंट. क्रॉप प्रोडक्शन मैनेजमेंट में जो पहली क्लास हुई थी उसमें मैंने डिस्कस किया था कि क्रॉप्स क्या होते हैं, व्हाट इज क्रॉप्स, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ क्रॉप्स, खरीफ क्रॉप्स, रबी क्रॉप्स. सेकंड, व्हाट आर द एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस वी यूज फॉर क्रॉप प्रोडक्शन, है ना. जो ये पार्ट है ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है. इसमें 7 सब पार्ट्स हैं. Preparation of soil, sowing, adding manure, fertilizers, irrigation, protections, harvesting and storage. These are the agriculture practices जो हमने पहले वीडियो में डिस्कस किया हुआ है. सबसे पहला था प्रिपरेशन ऑफ द सॉइल. हम सॉइल को प्रिपेयर क्यों करते हैं, व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ दिस, व्हाई वी डू दिस. दीज ऑल आर द डिस्कस इन द फर्स्ट पेपर, फर्स्ट वीडियो. The tools which we use, plow, hoe and cultivators. Sowing is the second step of agriculture practice in which we select the good quality of seeds, in which we use different type of tools for sowing the seed. Seed drill जो होता है, एक चीज उसमें शायद लास्ट वीडियो में है, seed drill. Seed drill is a technique or a tool by which we sow our seeds in a good depth or in a proper distance. ठीक है, यहाँ पे देखो सोइंग के जो टूल्स हैं, ये हमारा पहला फनल सिस्टम, जो हम फनल सिस्टम लगा के जो फ्लो शेयर के साथ लगाते हैं, दैट इज द ट्रेडिशनल सिस्टम. और सीड ड्रिल, सीड ड्रिल क्या है, मॉडर्न सिस्टम है, टुडेज आजकल का मेथड है. और ये क्या है, ये अच्छा होता है क्योंकि ये यूनिफॉर्मली सीड को पंच करता है फील्ड में. और इसमें जो प्रॉपर डिस्टेंस कवर कर, प्रॉपर डिस्टेंस और प्रॉपर डेप्थ में जो सीड होती है वो सो होती है. तो दिस इज द सीड ड्रिल. उसके बाद प्रिकॉशंस क्या होने चाहिए सोइंग के लिए, ये भी पहले मैंने डिस्कस कर लिया. उसके बाद थर्ड स्टेप जो था प्रैक्टिसेस का, दैट इज एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स. व्हाई वी ऐड मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स, ये भी हमारी दूसरी वीडियो में हो रखे हैं, आप ये पीछे वीडियो में जाके चेक कर सकते हो. डिफरेंस बिटवीन मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स भी हो चुका है ना. उसके बाद इरिगेशंस, व्हाट इज इरिगेशंस, इरिगेशंस क्यों करते हैं, फोर्थ स्टेप्स क्या है, प्रोवाइडिंग वाटर टू द प्लांट, दैट इज इरिगेशन. तो इरिगेशन की भी जो डिस्कशन है वो पहले क्लासेस में हो गई है ना. मॉडर्न मेथड ऑफ इरिगेशन, ट्रेडिशनल मेथड ऑफ इरिगेशन, ऑल वी डिस्कस्ड है. उसके बाद आता है हाउ डज ओवर इरिगेशन. हम जब इरिगेशन करते हैं तो समटाइम ओवर इरिगेशन देने से क्या हार्मफुल इफेक्ट्स आ सकते हैं, तो जर्मिनेशन हमारा खराब हो सकता है. सीड्स में क्या हो जाएगा, द सीड डू नॉट जर्मिनेट प्रोपरली. हमारे रूट है वो अच्छे से प्रॉपरली, जो प्लांट है रूट में नहीं, रूट डू नॉट ग्रो प्रोपरली. उसमें जो प्लांटलेट्स होंगे, जो छोटे छोटे प्लांट्स है, द लिटिल बेबी प्लांट विल नॉट ग्रो, हैव अ गुड रूट्स, है ना. वाटर इवेपोरेट मोर विच लीड्स टू एक्यूमुलेशन ऑफ सॉल्ट, सॉल्ट का एक्यूमुलेशन हो जाएगा ये क्रॉप्स फील्ड के सरफेसेस पे. रूट डू नॉट गो डीप इन द सॉइल. और जो रूट है क्योंकि वो बहुत सॉफ्ट और बहुत ज्यादा उनकी जो है टेक्सचर जो है खराब हो जाएगी, रूट की जो स्ट्रेंथ है वो खराब हो जाएगी, तो अंदर उसकी जो डेप्थनेस में वो अंदर अपने आप को पंच नहीं कर पाएंगे, मतलब सर्वाइवल ऑफ रूट जो होगी वो बेस खराब हो जाएगी और रूट अच्छे से अंदर नहीं जा पाएगा. आज की जो वीडियो है, आज का जो क्लास है वो प्रोटेक्शन ऑफ वीड से शुरू होता है, जो हमारा नेक्स्ट स्टेप ऑफ एग्रीकल्चर प्रैक्टिस है, प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड्स. हमने जब स्टार्ट किया, प्रैक्टिसेस स्टार्ट किया, हमने सॉइल एक पहले प्लेटफॉर्म तैयार किया, सॉइल को प्रिपेयर किया. सॉइल प्रिपेयर करने के बाद हमने उसमें अच्छी क्वालिटी का सीड को सो किया. सो करने के बाद मैन्योर और फर्टिलाइजर ऐड करें, देन वी इरिगेट आवर प्लांट इन ये प्रॉपर टाइमिंग्स के साथ. नाउ जब इन सब चीजों के बाद अब जो मेन चीज बचती है, जो करना है एक फार्मर को, दैट इज प्रोटेक्शन. आपने भी देखा होगा जो स्केयर क्रो लगे रहते हैं हर फील्ड में ना, स्केयर क्रो लगे थे, क्यों लगे होते हैं स्केयर क्रो, क्या होता है, जो छोटे छोटे प्लांट्स होते हैं, जो आपके लिटिल बेबी प्लांट्स होते हैं, उसको कोई भी एनिमल्स आके, जो आर्बीवोरस एनिमल्स है वो आके ये उसको खा जाते हैं. तो वो उसके लिए क्या है, जब वो खा गए तो प्लांट्स क्या हो गए, खराब हो गए, तो उनकी प्रोटेक्शन बहुत जरूरी हो जाती है. वी शुड प्रोटेक्ट आवर क्रॉप्स, वी शुड प्रोटेक्ट, द फार्मर शुड हैव टू टेक केयर ऑफ देयर प्लांट्स. तो प्रोटेक्शन बहुत जरूरी है. तो
ये तो स्केयरक्रो से हम क्या प्रोटेक्ट करते हैं, बर्ड्स वगैरह नहीं आए, एनिमल्स वगैरह नहीं आए, वहां पे फिजिकली हम उसको देखते रहते हैं कि देयर शुड बी वी शुड प्रोटेक्ट आवर क्रॉप्स। बट समटाइम क्या होता है, क्योंकि हम मैन्योर दे रहे हैं, वी आर प्रोवाइडिंग गुड मैन्योर, वी आर प्रोवाइडिंग गुड फर्टिलाइजर्स, तो क्या होते हैं, सम अनवांटेड प्लांट आल्सो ग्रो, वहां पे ग्रो हो जाते हैं, दैट अनवांटेड प्लांट आर कॉल्ड वीड्स। वही ये वीड्स क्या होते हैं, व्हाट इज वीड्स, है ना, वीड्स आर द अनवांटेड प्लांट व्हिच ग्रो इन द फील्ड विद द क्रॉप्स। क्रॉप्स के साथ जो अनवांटेड प्लांट, घास फूस जो उग जाते हैं, दैट अनवांटेड प्लांट आर कॉल्ड वीड। और ये वीड जो होता है, और इन वीड्स को हटाना, द प्रोसेस बाय व्हिच वी रिमूव द वीड फ्रॉम द फील्ड, दैट इज कॉल्ड वीडिंग। हम जब उसको रिमूवल ऑफ वीड्स जो होता है, रिमूवल ऑफ वीड्स इज कॉल्ड वीडिंग, इसी प्रोसेस को हम वीडिंग कहते हैं, ठीक है। व्हाई इज वीडिंग नेसेसरी, हम क्यों करते, ठीक है यार घास फूस उग गया हो रहा है तो कोई बात नहीं, नहीं ऐसा नहीं होता है। जब हम अपनी क्रॉप्स को ग्रो करें, इफ वी आर ग्रोइंग आवर क्रॉप्स, वी आर ग्रोइंग अ पर्टिकुलर क्रॉप्स इन द फील्ड, तो जब when weeds grow with the crops, what happen, weeds also take the fertilizers, weed also take the manure, weed also need water, so the basic need of the weed is water, manure, fertilizer, so this will take from the field only, वो भी कहाँ से लेंगे, फील्ड से लेंगे। तो दो जो न्यूट्रिशन हमारे क्रॉप्स को मिलनी चाहिए थी, जो मैन्योर, जो फर्टिलाइजर्स हमने अपनी क्रॉप्स की हेल्दी ग्रोथ के लिए डाले थे, अब क्या है, वीड्स आर आल्सो टेकिंग दैट। तो जब वीड्स लेंगे तो हमारे क्रॉप्स को क्या होगा, वहां कम मिलेगा। तो वीड्स कंपीट विद द क्रॉप्स, क्या करते हैं, वो कंपीट करते हैं, वो क्रॉप्स की न्यूट्रिशंस को, उनके हिस्से का मैन्योर और फर्टिलाइजर्स वो यूज करते हैं, अच्छे से ग्रो करते हैं, और हमारे क्रॉप्स को वो चीज नहीं मिल पाएगी प्रॉपर वे में। That's why we should have to remove our weeds. They may interfere in harvesting. जब वो ग्रो कर गए मान लो, तो जब हम क्रॉप को कटिंग करेंगे तो क्रॉप के साथ हमारे ग्रेन्स के साथ वो वीड्स भी आएंगे, दैट मस्ट बी नॉट गुड फॉर अस। हमारे ग्रेन्स के साथ फिर हमें उसकी सेपरेशन में अच्छा खासा मेहनत करना पड़ेगा, तो दैट इज क्या, इंटरफेरेंस इन हार्वेस्टिंग। वो हार्वेस्टिंग के टाइम पे भी हम इंटरफेयर करेंगे और ये भी हमारे लिए काम का बर्डन बढ़ेगा। तो हम शुरू में ही इनिशियली ही क्या करते हैं, अपने क्रॉप, अपने फील्ड से वीड्स को रिमूव करते हैं। द रिमूवल ऑफ वीड इज कॉल्ड वीडिंग, एंड व्हाट इज वीड, अनवांटेड प्लांट, जिसकी जरूरत नहीं है, अनवांटेड प्लांट आर कॉल्ड वीड, उसको हम वीड कहते हैं। एंड द रिमूवल ऑफ वीड इज कॉल्ड वीडिंग। क्यों जरूरी है, क्योंकि ये कंपीट करता है हमारे क्रॉप्स के साथ, उनकी न्यूट्रिशंस, उनका जो वाटर है वो वीड्स भी कैरी करता है, लेते हैं। दैट्स व्हाई वी शुड हैव टू रिमूव आवर वीड्स। यहाँ पे इन रिमूव्स को ये वीड्स को रिमूव करने की टेक्निक्स क्या है, हाउ डू वी रिमूव आवर वीड्स। तो टिलिंग बिफोर सोइंग ऑफ क्रॉप्स, पहले ही जब हम प्रिपरेशन करते हैं, प्रिपरेशन करने से पहले ही हम जो भी जो आपकी वीड्स है, जो अनवांटेड प्लांट है जो फील्ड में, हम उसको टिल आउट कर देते हैं। मैनुअल रिमूवल, हाथ से प्लग आउट करके हम उसको मैनुअली रिमूव कर देते हैं। जो बहुत इंपॉर्टेंट है इस पार्ट में, दैट इज द वीडीसाइड, है ना, वो हमेशा क्वेश्चन पूछता है, नेम वन वीडीसाइड व्हिच वी यूज कॉमनली इन आवर फील्ड। तो यहाँ पे क्या आंसर होगा, दैट इज 2,4-D। 2,4-D is a very common weedicide which farmer we use in their field. क्या है, 2,4-D, डाइक्लोरोफिनाइल एसिटिक एसिड। इसका नाम क्या है, डाइक्लोरोफिनाइल एसिटिक एसिड। दिस इज द फुल फॉर्म ऑफ 2,4-D। 2,4-D भी आप लिख सकते हैं। द नेम ऑफ weedicide is 2,4-D और naphthalene acetic acid and atrazine. These are the common weedicides which we use for removal of weeds from in the field. Now, what should farmer keep in mind while using weedicide? जब हम वीडीसाइड यूज करते हैं, कोई भी पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड, कुछ भी हम कोई केमिकल्स को जब यूज करते हैं जस्ट टू किल the pest or insect or weed, तो हमें the farmer have to take care
some precautions, हमें अपने में सावधानी लेनी पड़ती है, क्योंकि these are the dangerous thing, these are not healthy things, क्योंकि हम एक केमिकल का यूज कर रहे हैं। तो जब केमिकल की प्रोसेसिंग होती है तो वी शुड टेक केयर कि उसका जो बैड इम्पैक्ट है वो हमारी हेल्थ पे ना आए। तो जो फार्मर है दे शुड हैव टू टेक केयर, उनको भी ध्यान रखना पड़ता है कि वीडीसाइड्स को अप्लाई करने से पहले, प्रोसेस करने से पहले, ये क्रॉप में, फील्ड में स्प्रेड करने से पहले दे शुड हैव टू टेक केयर प्रिकॉशंस। क्या करना चाहिए उनको? वीडीसाइड्स आर डाइल्यूटेड विद द वाटर, कॉन्सेंट्रेटेड, जो कॉन्सेंट्रेटेड वीडीसाइड्स मिलता है उसमें एटलीस्ट हमें उसको पानी के साथ मिला के डाइल्यूट फॉर्म में यूज करना चाहिए, जिससे कि उसका इम्पैक्ट हमारे क्रॉप पे भी ना पड़े और हम पर भी ना पड़े। फार्मर शुड कवर देयर नोज और माउथ, अपने नाक और मुंह को बंद करके, कवर करके ही इसकी स्प्रेइंग करनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि ये जो है दे आर नॉट हेल्दी। जब ये हमारी बॉडी में इंटर करेगा तो ये हमारे लिए बैड इम्पैक्ट, हमारी बॉडी में बैड साइड इफेक्ट्स क्रिएट करेगा, बैड इम्पैक्ट क्रिएट करेगा। तो द फार्मर ऑल्सो शुड टेक केयर फॉर देयर हेल्थ, उसको अपना भी ध्यान रखना है, अपनी भी टेक केयर करनी है। तो वीडीसाइड्स के लिए सबसे पहले जो प्रिकॉशंस लेनी है दैट इज कवर योर माउथ बाय अ क्लॉथ, अपने मुंह को, अपने नाक को कपड़े से ढक लेना चाहिए, मास्क पहन लेना चाहिए। एंड द थिंग, सेकंड थिंग कि वी मस्ट यूज दैट वीडीसाइड इन अ डाइल्यूट फॉर्म। डाइल्यूट फॉर्म मतलब उसमें पानी मिला के उसको डाइल्यूट कर कर ही उसका यूज करना चाहिए। जो नेक्स्ट प्रोसेस, जब अब हमने प्रिपेयर कर लिया सॉइल, सीड भी बो दिया, मैन्योर फर्टिलाइजर्स भी दे दिया, खाना भी दे दिया, पानी इरिगेशन भी कर ली, प्रोटेक्शन भी हो गई, अब क्या होगा? इट्स द टाइम ऑफ सेलिब्रेशन। अब हमारे क्रॉप्स लहलहाएंगे, अच्छे अच्छे क्रॉप्स हमें देखेंगे, एज जैसे जैसे टाइम बीतेगा क्रॉप ग्रो करेंगे, और जो जिस क्रॉप के लिए उम्मीद से फार्मर ने इतनी मेहनत करी थी, आज वो क्रॉप तैयार हो गया है। अब नाउ द ये ग्रोथ इज कंप्लीट, हमारे जो ग्रेन्स है मैच्योर हो चुके हैं। तो अब द नेक्स्ट स्टेप इज विल बी हार्वेस्टिंग। हार्वेस्टिंग इज द नेक्स्ट स्टेप ऑफ एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस। क्या होता है? कटिंग ऑफ द क्रॉप्स। हार्वेस्ट का मतलब क्या होता है? कटिंग ऑफ द क्रॉप्स। इट मैच्योर इज कॉल्ड हार्वेस्टिंग। व्हेन इट मैच्योर, जब हमारे क्रॉप सारी प्रोटेक्शन, केयरिंग प्रोटेक्शन के बाद जब हमारा क्रॉप मैच्योर हो गया है, तो अब क्या है? इट्स टाइम टू कट इट। अब हम उसे कट करेंगे, अब फार्मर उसको कटिंग करेगा। सीरियल क्रॉप्स यूजुअली टेक 3 months to 4 months, 3 to 4 months टू मैच्योर। जो आपके राइस, व्हीट, मेज हैं, ये सारे जो क्रॉप्स होते हैं, इनकी जो मैच्योरेशन टाइम है, इनको मैच्योर होने में 3 to 4 months लग जाते हैं, ठीक है, इन इंडिया। और ये जो हार्वेस्टिंग है, इट्स अ टाइम ऑफ सेलिब्रेशन। यही टाइम है क्योंकि जब फार्मर की मेहनत रंग लाती है, फार्मर खुश होता है, और उसके कहते हैं ना कि जब हर मेहनत रंग लाएगी, तो जब वो फार्मर इतनी मेहनत करी है तो उसकी भी मेहनत रंग लाएगी और क्रॉप अच्छा होगा। और यही टाइम होता है जब हम सेलिब्रेट करते हैं। इंडिया में वी सेलिब्रेट लॉट्स ऑफ फेस्टिवल, पोंगल, बैसाखी, होली, दिवाली, नमायना एंड बिहू। डिफरेंट एरिया में डिफरेंट नाम से हार्वेस्टिंग फेस्टिवल को हम सेलिब्रेट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल होली क्या है? हम हार्वेस्टिंग फेस्टिवल है, फसल कटती है तो हम उसको सेलिब्रेट करते हैं। दिवाली, बिहू, नमायना और पोंगल, बैसाखी, दीज आर द हार्वेस्टिंग फेस्टिवल जो कि हम सेलिब्रेट करते हैं। जो सेलिब्रेशन होती है किस लिए? फॉर अ गुड क्रॉप हार्वेस्टिंग। जब हमारी अच्छी क्रॉप की हार्वेस्टिंग होती है तो देन वी सेलिब्रेट दिस फेस्टिवल। हार्वेस्टिंग कैन बी डन मैनुअली। ये जो छोटे फार्मर्स होते हैं, जो कम ये स्मॉल स्केल में जो फार्मिंग करते हैं, दे यूज बाय सिकल। सिकल की हेल्प से वो हैंड कटिंग कर लेते हैं, हैंड से काट के अपने फसल को रख लेते हैं। बट जब ये लार्ज स्केल में हो रहा है, बहुत बड़े अमाउंट में हो रहा है, तो हम हार्वेस्टर का यूज करते हैं। इट इज अ मशीन, इट्स अ टूल विच वी यूज टू हार्वेस्ट आवर क्रॉप्स, ठीक है। अब क्या है? क्रॉप्स कट गए, क्रॉप्स खेतों में रखे हुए, तो जो क्रॉप्स के साथ हमें तो ग्रेन्स चाहिए ना, हमें उनके स्टॉक से, हस्क से तो कोई मतलब नहीं है।
हमें उसको भी सेपरेट करना पड़ेगा. वी मस्ट वांट दैट ग्रेन्स जो हमने ग्रो किया है. तो यहाँ पे कुछ स्टेप्स होते हैं आफ्टर हार्वेस्टिंग टू गेट द ग्रेन्स को पाने के लिए कुछ स्टेप्स फॉलो किए जाते हैं. जो फार्मर स्टेप्स फॉलो करते हैं दे आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द ये फार्मर्स. विनोइंग एंड थ्रेसिंग क्या है? विनोइंग एंड थ्रेसिंग आर द टू स्टेप्स. जब कट करके जब आपकी ग्रेन्स और हस्क ये शाफ्ट के साथ लगे होते तो उनको शाफ्ट से ग्रेन को अलग करना. शाफ्ट क्या होता है? वो जो आपकी फसल होती है, फसल की जो डंडियां होती है जिसके ऊपर में ग्रेन्स लगे होते हैं, नीचे जो डंडियां होती है जो स्टेम पार्ट होता है, तो जो स्टेम पार्ट होता है उसको हम शाफ्ट कहते हैं. तो उन शाफ्ट से अलग करना और फिर शाफ्ट उनके ग्रेन से उसके हस्क को अलग करना, दीज आर द इम्पोर्टेंट पार्ट जो कि हम हार्वेस्टिंग के बाद करते हैं. तो थ्रेसिंग क्या होता है? थ्रेसिंग इज द सेपरेटिंग शाफ्ट फ्रॉम ग्रेन. शाफ्ट से जो स्टॉक होती है, जो डेड स्टेम होता है, स्टेम पार्ट, तो शाफ्ट को ग्रेन से अलग करना. बीटिंग द क्रॉप अगेंस्ट द स्टोन. पटक पटक के आप एनसीईआरटी के बुक को खोलना, देखना उसमें फार्मर्स ये क्रॉप के बंडल्स बना के उसको बीट करना होता है स्टोन पे, जिससे कि क्या होता है वो जो ग्रेन्स होते हैं वो शाफ्ट से अलग हो जाते हैं. तो द सेपरेशन ऑफ द ग्रेन फ्रॉम द शाफ्ट इज बाय बीटिंग the crops against a stone or wooden bar, that is called आपका थ्रेसिंग. थ्रेसिंग क्या होता है? पटक पटक के उसको पत्थरों पे मार मार के जो होते हैं, जो फार्मर्स होते हैं वो ग्रेन से शाफ्ट को अलग करते हैं, दैट इज कॉल्ड थ्रेसिंग. थ्रेसिंग इज द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग शाफ्ट फ्रॉम द ग्रेन. उसके बाद जब वो ग्रेन्स आ गए, देन सेपरेट द हस्क फ्रॉम द सीड्स. अब उसके जो ग्रेन्स में जो सीड्स हैं उसके पीछे एक कवरिंग होती है ना, उस कवरिंग को भी हटाना. हमें तो उस ग्रेन से, धान के अंदर चावल से मतलब है, धान के जो हस्क है उससे तो मतलब नहीं होता. तो जो आपका हस्क है, जो ग्रेन का हस्क पार्ट है, उसको भी फार्मर रिमूव करता है. द सेपरेशन ऑफ द हस्क फ्रॉम द सीड बाय ब्लोइंग एयर थ्रू इट. उसमें से हवा से पास करके, जब हम ग्रेन से हवा को पास करते हैं तो क्या होता है, जो हार्ड कवरिंग होती है, जो हस्क होती है, दैट वो हल्का होता है. तो जो कवरिंग होती है, जो ग्रेन्स की कवरिंग है, वो क्या होता है, हवा की हेल्प से दूसरी तरफ गिरने लगता है. जो ग्रेन जो हैवी वेट होता है वो आपके नीचे सामने गिरता होता है. आप देखोगे, आपने एनसीईआरटी के पिक्चर्स में देखा होगा, जो फार्मर लेडी है वो ऐसे ऐसे करके जो ग्रेन्स है उसको नीचे ब्लो कर रही है, इधर से हवा पास करा रहे. तो क्या होता है, जब वो ग्रेन को वो करती है, नीचे गिराती है, और ये जो हवा होता है, तो हवा से क्या होता है, लाइट जो उसके हस्क है, जो उसके कवरिंग है, लाइट कवरिंग है, वो दूसरी साइड गिरता है, और जो ग्रेन है वो सीधे सीधे उसके नीचे आ रहा था. इस तरह से, इस मेथड से वो हस्क को ग्रेन से अलग करती विद द हेल्प ऑफ विंड, दैट इज कॉल्ड विनोइंग. डिफरेंस याद रखना है थ्रेसिंग और विनोइंग में. थ्रेसिंग में शाफ्ट को हम ग्रेन से अलग करते हैं, विनोइंग में हस्क को हम ग्रेन से अलग करते हैं. और जब ग्रेन को अलग करते हैं तो यहाँ विंड का बहुत बड़ा रोल होता है. एयर विद द हेल्प ऑफ wind, winnowing with the help of wind, when we separate husk from the grains, that is called winnowing. और threshing क्या होता है, when we separate shaft from the grain with the help of beating, that is called threshing. ठीक है. अब आज के टाइम पे ना कंबाइन टूल्स बहुत हो गए हैं, एडवांस टूल हो गए. किसानों की मेहनत, लेबर बहुत कम होने के लिए, बहुत उनको प्रोटेक्ट करने के लिए, उनको सपोर्ट करने के लिए बहुत सारे टूल हो गए. तो दैट इज कंबाइन इज अ टूल विच यूज हार्वेस्टिंग एज वेल एज थ्रेसिंग. आपका ये क्वेश्चन बहुत पूछता है, नेम अ टूल विच वी यूज फॉर हार्वेस्टिंग एज वेल एज थ्रेसिंग. तो आंसर विल बी कंबाइन. कंबाइन इज अ टूल, वो ट्रैक्टर ड्राइव टूल होता है. कंबाइन इज द टूल जिसमें कि थ्रेसिंग, हार्वेस्टिंग भी होती है, कटिंग भी हो जाता है, और साथ ही साथ थ्रेसिंग भी हो जाती है. मतलब जो ग्रेन्स है शाफ्ट से अलग भी हो जाता है. तो टू पर्पसेस एक साथ हो जाता है एक ही मशीन से, दैट इज कंबाइन. कंबाइन इज द टूल विच वी यूज फॉर थ्रेसिंग एज वेल एज हार्वेस्टिंग. अब ग्रेन्स कट गए,
ग्रेन्स साफ ही होगी, उसकी सफाई भी होगी। नाउ वी हैव आवर ग्रेन्स। अब सारा जो वो उसके जो अनवांटेड पार्ट है वो हमने रिमूव कर दिया। अब उनको स्टोर करना है, क्योंकि बहुत जब हम कोई चीज ज्यादा लाते हैं घर पे तो उसको भी हम कैरी करते हैं अच्छे से एयरटाइट डिब्बे में बंद करके रखते हैं कि उसको हम स्टोर कर सके लंबे टाइम के लिए। तो क्रॉप जो लार्ज स्केल में ग्रो हुआ है तो टन्स में वहां पे खेती हुई है, तो जब करोड़ों लाखों टन्स में हजारों टन्स में जो खेती हुई है, जो क्रॉप प्रोडक्शन हुआ है, तो उनकी स्टोरिंग भी बहुत जरूरी हो जाती है। अगर हम उसकी केयर ही नहीं कर पाएंगे, उसको सही से स्टोर ही नहीं कर पाएंगे, तो पहले जो पीछे इतनी मेहनत हुई है वो क्या हो जाएगी, वेस्ट हो जाएगी, है ना। तो स्टोरेज जो है इट इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट और लास्ट पार्ट ऑफ आवर क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। क्या होता है, स्टोरेज करने के लिए कुछ स्टेप्स होते हैं जो फॉलो करने चाहिए। हम भी अपने घर में भी करते हैं, कोई सामान हम लाते हैं तो क्या करते हैं, सबसे पहले उसको धूप में दिखाते सुखाते कि उसका जो मॉइस्चर कंटेंट है वो एवापोरेट हो जाए, जिससे कि ड्राई जो सीड्स है वो इजिली स्टोर कर सके, हम 3-4 महीने के लिए अच्छे से अपने कंटेनर में स्टोर कर सके। तो सेम फार्मर्स भी क्या करता है, फर्स्ट दे ड्राई देयर सीड्स, अपने सीड्स को वो ड्राई करता है, ड्राइड देयर सीड्स इन द सन, खुले में सन के रोशनी में वो अपने सीड्स को ड्राई करता है, जिससे कि क्या होना चाहिए, उसका जो मॉइस्चर है, जो उसमें नमी रह जाती है थोड़ी बहुत, वो ड्राई आउट होना चाहिए, वो एवापोरेट हो जाए, जिससे कि हम उसको अच्छे टाइम तक के लिए उसको हम स्टोर कर सके। ठीक है, छोटे छोटे जो किसान होते हैं उन ड्राई सीड्स को क्या, जूट बैग्स और मेटालिक बिन्स, छोटे छोटे कंटेनर्स होते हैं ना, राइस वगैरह हम लाते हैं 100 किलो 50 किलो लाते हैं, तो डब्बे में एक स्टील का कंटेनर रखते हैं, उसमें स्टोर कर लेते हैं। तो सेम हमारा वैसे वहां पे भी कंटेनर होते, ये तो छोटे स्केल की बात होगी, लेकिन जब प्रोडक्शन लार्ज स्केल में होगा तो कंटेनर्स भी बड़े होंगे, और कंटेनर्स बड़े होंगे तो कंटेनर्स में हम ज्यादा अच्छे से स्टोर कर पाएंगे। तो वो जो मेटालिक कंटेनर्स होते हैं, जो लार्ज बड़े बड़े मेटालिक कंटेनर्स होते हैं, जहां पे हम लार्ज स्केल में अपने ग्रेन्स को स्टोर करते हैं, उसको हम सिलोस कहते हैं। द मेटालिक कंटेनर, सिलिंड्रिकल मेटालिक कंटेनर विच वी यूज टू स्टोर आवर ग्रेन्स आर कॉल्ड सिलोस। ठीक है, उसके बाद क्या है, ड्राइड नीम्स, हम अपने क्या करते हैं, हम अपने जो कंटेनर्स होता है, जिस भी कंटेनर्स में जो हमने पहला क्या है, सीड को ड्राई करना, फिर उसको क्या करना है, उसको हमें कैरी करना है सिलोस में और सिलोज और ग्रेनरीज में। सिलोज और ग्रेनरीज क्या होते हैं, ग्रेनरीज के होते हैं जूट बैग्स में कर करके गोदाम में स्टोर करना, दैट इज ये इट्स अ बिग रूम टाइप, अ बिग हॉल टाइप place where we store our grains in a jute bags in a proper way। और silos क्या होते हैं, silos are the large cylindrical container in which we use to store our grains। ठीक है, उसके बाद sometimes we use dry neems, हम लोग जो घर में जब यूज करते हैं तो हमारे पास तो केमिकल्स है नहीं, तो ड्राइड नीम्स के लीव्स को हम ड्राई करके, नीम लीव्स को ड्राई करके हम अपने कंटेनर में डालते हैं। आप देखोगे जो आपके बड़े ये 100 किलो के इसके कट्टे, तो छोटे छोटे पाउचेस होते हैं केमिकल्स के, जो कि उसकी प्रोटेक्शन के लिए दिए जाते हैं, कि जिसमें उसमें कीड़े वीड़े ना लगे, है ना। बिग गोडाउन्स, केमिकल ट्रीटमेंट होता है वहां पे, आर डन टू प्रोटेक्ट द मैसिव क्वांटिटीज ऑफ द ग्रेन्स। जो जब गोडाउन्स में हम अपने स्टोर करते हैं तो वहां पे हम केमिकल ट्रीटमेंट करते हैं, और जब हम उसको ग्रेनरीज जूट बैग्स में, शैक्स वगैरह में जब पैक करते तो भी हम उसमें केमिकल पाउचेस डालते छोटे से, और लिखा होता है इट इज अनहेल्दी, तो वो पाउचेस हम जरूर कैरी करते हैं, जिससे कि उसमें कीड़े ना लगे और जो ग्रेन है हमारा वो खराब ना हो। What precaution should be taken during storage of the grain? जब हम स्टोर कर रहे हैं, अब हमें इसको लंबे टाइम के लिए रखना है, एक अच्छा प्रोसेस की ट्रांसपोर्टेशन होनी है, एक जगह से इसको दूसरे जगह जाना है, तो स्टोरिंग शुड बी वेरी मच केयरफुल होना पड़ेगा इस चीज के लिए हमें, है ना। तो ड्यूरिंग क्या करना है, ग्रेन शुड बी ड्राइड प्रॉपर्ली, अच्छे से सूखा हुआ हमारा ग्रेन होना चाहिए, है ना। और दे माइट नॉट द स्टोर इन कंप्लीटली ड्राई गनी बैग्स, जिस भी बैग्स में हमने उसको रखना है वो कंटेनर, वो बैग भी हमारा ड्राई होना चाहिए,
kept in a place which is completely moisture free, और वैसे जगह पे उसको रखना चाहिए जहां पे मॉइस्चर का कंटेंट लो हो ना हो, तभी हमारे जो ग्रेन है वो अच्छे टाइम तक, लंबे टाइम तक सर्वाइव रुक सकते हैं और खराब होने से बच सकते हैं, है ना। तो जब हमारे ग्रेन, हमने जो मेहनत करी थी पहले प्रैक्टिसेस में, उस मेहनत को बचाने के लिए भी थोड़ी सी और मेहनत करनी है, दैट इज ड्राइंग और सीड्स। अपने सीड्स को ड्राई करते हैं, उसको ड्राई बैग्स में रखते हैं, और प्लेसेस भी ऐसी होनी चाहिए जहां पे हम उसको स्टोर कर रहे हैं, दैट प्लेस शुड बी मॉइस्चर फ्री, वहां पे मॉइस्चर नहीं होना चाहिए ना। हमने सारा स्टेप, हमारे जो एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस है उसके सारे स्टेप्स हो गए ना, वी कंप्लीटेड ऑल द स्टेप्स। हमने प्रिपरेशन ऑफ द फील्ड किया, सेकेंड में सोइंग करी, फिर एडिंग मैन्योर फर्टिलाइजर्स, देन इरिगेशन, फोर्थ प्रोटेक्शन, फिफ्थ क्या था प्रोटेक्शन फ्रॉम द वीड्स, सिक्स क्या था हार्वेस्टिंग, और सेवन स्टोरेज। हर एक स्टेप को बहुत केयरफुली हमने किया, हर स्टेप के जो छोटे छोटे माइन्यूट्स थे प्रिकॉशंस, वो भी हमने अच्छे से फॉलो किए। तो दिस ऑल प्रैक्टिसेस गिव अस अ गुड रिजल्ट, वो उसके कारण जो रिजल्ट मिला दैट इज अ हेल्दी क्रॉप्स, हेल्दी ग्रेस, जो कि फार्मर को मिलता है, जिसके कारण उसकी पूरी लाइफ उसकी उसी से वो उस पे चलता है ना। उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है दैट इज animal husbandry. This is the last topic of this chapter, that is animal husbandry. Animal husbandry reared at a large scale to obtain food from them. जब हम animals को, when we rear or care our animals for our purposes in a large scale, that is called animal husbandry. वो क्या होता है? Animal husbandry होता है, animal husbandry includes taking care of animals, breeding them, domesticating them for different meat, wool, milk, egg, honey. अपनी उसकी जो आपके डेयरी प्रोडक्ट्स हो गए या फिर आपके जो एनिमल प्रोडक्ट्स हो गए, उसके लिए जब हम लार्ज स्केल में एनिमल को रेयर करते हैं, उनकी ब्रीडिंग कराते हैं, दैट इज कॉल्ड एनिमल हस्बेंड्री. एनिमल हस्बेंड्री क्या है? व्हेन एनिमल्स आर रेयर्ड एट अ लार्ज स्केल, जब हम एनिमल को लार्ज स्केल में रेयर करते हैं, that process is called animal husbandry. क्यों करते हैं? Just for our benefits, just for our uses. हमें दूध चाहिए, दही चाहिए, मीट चाहिए, एग चाहिए, हनी चाहिए, तो ये सारी क्या है? these are the requirements of for us. तो उनको फुलफिल करने के लिए हम क्या करते हैं? लार्ज स्केल में अपने एनिमल्स को रेयर करते हैं, दैट इज कॉल्ड एनिमल हस्बेंड्री. एपीकल्चर क्या है? एपीकल्चर इज द कल्चर व्हेन वी ग्रो, रेयर, ब्रीड हनी बी को जब हम उसको ग्रो करते हैं, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एपीकल्चर. कैटल फार्मिंग करना, गाय और वो भैंसों की जब हम फार्मिंग करते हैं, दैट इज कैटल फार्मिंग. डेयरी फार्मिंग, डेयरी प्रोडक्ट्स के लिए जब हम फार्मिंग करते हैं. फिश फार्मिंग, एक्वाकल्चर, वेल pisciculture भी इसको कहते हैं. pisciculture is rearing and caring of the fish in a large scale for our purposes. Poultry farming, rearing and caring of the hens for meat and egg. Sheep farming, rearing and caring of the sheep for wool or for meat, that is called sheep farming. So these are the different type of culture, part of animal husbandry, which we do in different part for our purposes, for our uses, that this is called animal husbandry. उसी पे आता है एक और जनरल नॉलेज की बात है, ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया. ये कब स्टार्ट हुआ था? ये एनसीईआरटी में नहीं है, बट जस्ट फॉर इंफॉर्मेशन. क्या है? प्राइम मिनिस्टर लाल बहादुर शास्त्री, द सेकंड प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, स्टार्टेड द ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया विद द स्लोगन जय जवान जय किसान. जो ये लाल बहादुर शास्त्री थे, लाल बहादुर शास्त्री जो सेकंड प्राइम मिनिस्टर हुआ करते थे हमारे इंडिया के, उन्होंने एक रेवोल्यूशन चलाया था, ग्रीन रेवोल्यूशन जिसका नाम है. उसका स्लोगन था जय जवान जय किसान, और उनका जो विजन था that the soldiers bear the responsibility making the country powerful from the security point, while the farmer bear the responsibility to make the country self-sufficient in term of food and agriculture products, है ना. जो हमारे सोल्जर्स हैं, जय जवान जय किसान, जो हमारे सोल्जर्स हैं जो बॉर्डर्स पे हैं, वो जिस तरह से हमारे देश को
प्रोटेक्ट करते हैं एनिमी से, वैसे ही हमारे जो फार्मर्स है दे आर ऑल्सो द मेन पार्ट ऑफ आवर कंट्री, क्योंकि इनके कारण ही हमें 2 रोटी मिलती है ना। जय जवान जय किसान। तो दे मेक द कंट्री सेल्फ सफिशिएंट। हमारे फार्मर्स जो होते हैं वो हमारी कंट्री को इतना सफिशिएंट करे कि हमें कहीं से इम्पोर्ट एक्सपोर्ट कई बाहर से अपने ग्रेन्स को लाना ना पड़े, हम अपनी इतनी वेल सफिशिएंट हमारी ग्रो हो कि हम अपनी पॉपुलेशन को खुद ही फीड कर पाए। दैट इज कॉल्ड ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया। 8 मेन अचीवमेंट के कारण क्या हुआ था, जब ये ग्रीन रेवोल्यूशन आया तो हुआ इंक्रीज इन क्रॉप यील्ड पर हेक्टेयर में हमारी क्रॉप की प्रोडक्शन बढ़ी, ओवरऑल क्रॉप प्रोडक्शन बढ़ा, कमर्शियलाइजेशन हुआ एग्रीकल्चर का, तभी डिफरेंट टूल्स आए, लोगों में एडवांसमेंट आई, फर्टिलाइजर्स और इंसेक्टिसाइड्स का हमने यूज करना शुरू किया जिससे कि हमारी ग्रोथ और हमारे प्रोडक्शन की इंक्रीमेंट हो, इरिगेशन की फैसिलिटीज बढ़ी, तभी ड्रिप सिस्टम और ये सारे सिस्टम अच्छे एडवांस मेथड्स आए फार्मर्स के नॉलेज में, उनको लेस डिपेंडेंस ऑन द मानसून। अब ऐसा नहीं है कि केवल बारिश होगी तभी हम फार्मिंग करेंगे, है ना। मल्टीपल क्रॉप प्रोग्राम, रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन, ये जो दीज आर द अचीवमेंट्स ऑफ द ग्रीन रेवोल्यूशन, जो कि हमारे लाल बहादुर शास्त्री जी ने हमें मोटिवेट किया कि वी ऑल कैन डू फॉर आवर कंट्री, आवर फार्मर कैन डू फॉर आवर कंट्री, दे कैन गिव all types of crops to our country, and by this way our farmer are the great soldier, जो सोल्जर जो एक बॉर्डर पे हैं, और हमारे जो किसान जो हमारे साथ रह के हमारी मदद करते हैं, जिनके बिना हमारा सब कुछ, जिनसे ही हम पर सब कुछ डिपेंड करता है, दैट इज our farmers. So give respects to our soldier as well as our farmers, because they do lots of work for us, lots of labor for us. Thank you. Thanks a lot.